हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप पर जाइए। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप लॉगिन करने के बाद आप जाना इस वाले सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना। आपको सारे पीडीएफ इसी में दिखेंगे। केवल आपको सेट नंबर 3 का पीडीएफ नहीं दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसका पीपीटी फाइल करप्ट कर गया तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा इसका। बाकी के सारे सेट्स जो हुए हैं उन सारे के पीडीएफ आपको इसी वाले सेक्शन के अंदर दिख जाएंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है, ये पूछा गया था सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में 2024 में। किसी गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों आते हैं कि मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो गोलीय दर्पण जैसे कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो पहला स्टेटमेंट है यह सदा यानी कि मुख्य फोकस सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। मुख्य फोकस हमेशा ही ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है ना। मुख्य फोकस हमेशा ही ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। उत्तल दर्पण के केस में भी यही चीज होता है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, गलत हो जाएगा। चाहे दर्पण का आकार कुछ भी हो, मुख्य फोकस हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में ही मिलेगा। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। कोई सेंस नहीं बनाता है ये स्टेटमेंट। केवल ए यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। विषमांगी विलयन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मिश्रण लिखा होता तो ज्यादा बढ़िया होता है ना। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है टिंचर आयोडीन, ये ऑप्शन सही नहीं है। एथेनॉल और पानी का मिश्रण, नींबू पानी। देखो टिंचर आयोडीन, एथेनॉल और पानी का मिश्रण, नींबू पानी, ये सारे के सारे समांगी मिश्रण है। ये सारे के सारे समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के उदाहरण है। होमोजेनियस मिक्सचर के उदाहरण है ये और ये। जबकि तेल और पानी हम जानते हैं ये अच्छे से मिक्स ही नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, विषमांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो शुद्ध रक्त हमारे जिस रक्तवाहिनी से होकर के बहता है उसे हम लोग धमनी बोलते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, ठीक। और अशुद्ध रक्त जिन रक्तवाहिनियों से होकर के बहता है उसे हम लोग शिरा बोलते हैं। धमनी और शिरा इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम केशिका के द्वारा किया जाता है। केशिका जो है सबसे सूक्ष्म या फिर सबसे पतली रक्तवाहिनी है हमारे बॉडी के अंदर। तो केशिकाएं राइट आंसर हमारा हो जाएगा। केशिकाएं राइट आंसर। कैपिलरी धमनी से होकर के जो है शुद्ध रक्त बहता है, शिरा से होकर के अशुद्ध रक्त बहता है, और केशिका जो है धमनी और शिरा को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। जब किसी अंग के भीतर ब्लड को ले जाना होता है तो वहां पर केशिका के द्वारा ही उस ब्लड को लेकर के जाया जाता है, क्योंकि केशिका जो है बहुत ही पतली होती है। तो अंग के भीतर कोशिका स्तर पर जो है ये केशिका पहुंच जाती है ब्लड को लेकर के। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। बार मैग्नेट के अंदर की बात की गई है। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उनकी दिशा ऐसे होती है। एन से नॉर्थ और एन से निकलना होता है। नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ में एंटर करती है। लेकिन ये तो चुंबक के बाहर का सीन है। अगर अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ हम बताते हैं, ठीक। नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और साउथ से नॉर्थ चुंबक के भीतर। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में पूछा गया है तो हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव से इसकी उत्तरी ध्रुव तक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये हम बोलेंगे बाहर, है ना, बाहर की ओर या फिर बाहर में, है ना, चुंबक के बाहर में।
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा बंद वक्र होती है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यह सवाल आपके रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में। तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जिप्सम टूट जाता है और देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो ये जिप्सम है, यही जिप्सम का सूत्र होता है, यही जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये जिप्सम है, जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है और देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग इंग्लिश में क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, यानी कि कली चूना बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। सिंपली अगर चूना भी लिखा हुआ है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड ही समझेंगे, और अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोले तो उसे भी कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के ही अलग अलग नाम है। कली चूना बोल दो, सिंपली चूना बोल दो, बिना बुझा चूना बोल दो, अनबुझा चूना बोल दो, सबका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, सबका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? 4 से 5 पीएच मान, देखो अगर पीएच मान जो है हम जानते हैं अगर 7 है तो हम बोलते हैं कि जो पदार्थ है या विलयन है जो भी है वो उदासीन है ना, उदासीन है। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि जो भी पदार्थ है वो अम्लीय है, माफ़ करिएगा क्षारकीय है। 7 से अगर ज़्यादा है तो, अगर मान लीजिए कि 7 से कम है तो हम बोलते हैं कि जो भी पदार्थ है या फिर विलयन है वो अम्लीय है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो रेंज है वो 4 से 5 है, मतलब 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्ल है, क्षार वाले को तो पहले उड़ा दो आप। अब पीएच मान जितना कम होगा 7 से वो उतना ही मजबूत अम्ल होगा, या जो अम्लीय प्रकृति है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक, तो देखो ये 7 से थोड़ा सा कम है, 4 से 5, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, उसके बाद 4, तो हम बोलेंगे कि दुर्बल अम्ल है। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल है। हाँ, अगर मान लीजिए कि पीएच मान जो है वो आपका होता है 0 से लेकर के 3 के बीच में, तो हम बोल सकते थे कि प्रबल अम्ल है, तो हम बोल सकते हैं प्रबल अम्ल है ना। 0 से 3 क्या 0 से 2 आप बोलो, तब जाकर के हम प्रबल अम्ल बोलेंगे, 0 से 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पीएच मान 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है। 7 से जैसे जैसे हम पीछे की तरफ भागेंगे बाएं साइड में, 7 से हम जैसे जैसे कम की तरफ जाएंगे, 7, 6, 5, 4, तो अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती जाएगी। और सबसे प्रबल अम्ल कब होगा? जब पीएच मान 0 होगा। जठर रस, हमारे आमाशय में जो जठर रस बनता है उसका पीएच जो है 1.2 होता है, क्योंकि हमारे जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है ये। नींबू का रस, इसका पीएच जो है 2.2 होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पीएच मान जो है आपको रटे होने चाहिए, ये सारे पीएच मान आपको रटे होने चाहिए। जिस विलयन का या जिस पदार्थ का पीएच मान 14 होता है वो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। और जिसका पीएच मान 0 होता है या फिर 1 होता है या फिर 0 से 2 के बीच में होता है, तो आप बोल सकते हो कि वो प्रबल जो है अम्ल होता है, या उसकी अम्लीय प्रकृति जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में आपको रेंज दिया गया था पीएच मान, तो हम बोलेंगे अम्ल है, लेकिन वो प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गेंद को एक टायर के शीर्ष, टायर नहीं टावर होगा, एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? अब जैसे मान लो ये जमीन है और ये टावर है,
अब यहाँ से एक गेंद को गिराया जाता है। अब जो भी टावर की ऊंचाई है उसके मध्य बिंदु पर, मान लो ये मध्य बिंदु है, तो गेंद यहाँ पर है और गेंद अभी भी नीचे की ओर जा रही होगी, क्योंकि गेंद के पास गति होगी, है ना, गेंद के पास तो गति होगी। अगर गति होगी गेंद के पास तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, ठीक। और गेंद अभी भी जमीन पर नहीं आई है ना, जमीन पर नहीं आई है, अभी भी कुछ ना कुछ हाइट पे है, अभी भी कुछ ना कुछ जमीन से ये कुछ ऊंचाई पर है गेंद, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। फॉर्मूला होता है mgh, अगर कुछ हाइट है मतलब स्थितिज ऊर्जा है, अगर कुछ गति है मतलब गतिज ऊर्जा है। तो जब तक गेंद जो है जमीन पर आकर के गिर नहीं जाती है तब तक हम बोलेंगे कि इसके पास जो है दोनों प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी है, ठीक है। क्योंकि जब गेंद मध्य बिंदु पर आएगी उस समय उसके पास गति भी होगी और जमीन से कुछ न कुछ ऊंचाई भी है, तो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं जो है मौजूद हैं गेंद में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। हाँ, जैसे जैसे गेंद जमीन के करीब आएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जमीन से टकराने से ठीक पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है और गतिज ऊर्जा जो है मैक्सिमम हो जाती है। जो भी गति है उसके हिसाब से गतिज ऊर्जा जो है आपको मैक्सिमम मिलती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है? अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के ऊपर आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे निकालते हैं? हर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप लिख डालिए, वही आपका, और सबको जोड़ दीजिए, वही जो है मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यूनिफाइड मास में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 होता है, और हाइड्रोजन तत्व का परमाणु यहाँ पर 1 ही है। प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 15 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 होता है और नाइट्रोजन तत्व का परमाणु जो है इसमें 1 ही है संख्या में। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु हैं तो गुने में 3 करेंगे। अब हम इन सारे को जोड़ेंगे, इन सारे को जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 15, 16 प्लस ये 48 हो जाएगा। तो 6 8 14 4 5 6 यानी कि 64। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 जो है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बड़ा ही आसान है। हर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, संख्या में जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ग्रुप डी 2022 का सवाल है। एडीपी और एटीपी। एडीपी का फुल फॉर्म होता है अडीनोसाइन, अडीनोसाइन है ना। ए से अडीनोसाइन, डी से डाई और पी से फॉस्फेट। अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पर बस डाई के स्थान पर ट्राई हो जाएगा। अडीनोसाइन, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। यहाँ पर है डाइफॉस्फेट और यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो एडीपी को एटीपी में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हम बोलेंगे फॉस्फोरस, ठीक। फॉस्फोरस। एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक और आकर के जुड़ जाए तो हम उसे ट्राइफॉस्फेट बोल देंगे। तो अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है। और इसी एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। कोशिकाएं जो है इसी ऊर्जा मुद्रा का इस्तेमाल करती है अपने उन सारी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस एटीपी का प्रोडक्शन होता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति गृह, बिजली घर बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है, गलत हो जाएगा। होता क्या है कि अगर कई सारे प्रतिरोधक हैं, कई सारे प्रतिरोधक हैं
जैसे R1 है, R2 है, R3 है, कई सारे प्रतिरोधक है। जैसे मान लो ये 3 ही है, थोड़ी देर के लिए मान लो 3 ही है। इन सारे को अगर हम समानांतर क्रम में लगाएंगे तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा उसका मान इन तीनों से छोटा होगा, इन तीनों से छोटा होगा। ये R1 का जो मान होगा उससे भी छोटा होगा, R2 का जो मान होगा उससे भी छोटा होगा, R3 का जो मान होगा उससे भी छोटा होगा। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो इन तीनों में सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो जाएगा, अर्थात सबसे छोटा है, मान लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रतिरोधक है, 1 ओम, 4 ओम, 7 ओम, चलो एक और लेते हैं 10 ओम। इन सारे को आप लगा दो समानांतर क्रम में और उसका समतुल्य निकाल लो। ठीक, समतुल्य तो आप निकालेंगे तब पता चलेगा, लेकिन इतनी बातें तो आप जरूर बता सकते हो कि जो भी समतुल्य आएगा ना वो 1 ओम से छोटा आएगा, यानी इन सारे से छोटा आएगा। इन सारे से छोटा आएगा तो सबसे छोटा मान कौन है? 1 ओम है, यानी कि इससे भी छोटा आएगा। महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान में रखिएगा। यहां लिखा है कुल प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उसके बराबर होता है? नहीं, जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी छोटा होता है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। बिल्कुल सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आप ध्यान में रखिएगा। जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है वो सबसे छोटा प्रतिरोध जो होता है, अल्पतम प्रतिरोध जो होता है, उससे भी छोटा मान आता है उसका समतुल्य का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? देखो, जो धातु रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा अभिक्रियाशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति। ठीक, तो इसके लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद जाकर के हाइड्रोजन है। ठीक, उसके बाद जाकर के हाइड्रोजन है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आप यहाँ पर देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी सब के सब जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशील है। ये सब के सब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, लेकिन सबसे फास्ट जो है कौन सी धातु करने वाली है? तो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। इन चार में सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन है ये अपने आप में एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक है। हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक है: तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक। ये जो हड्डी है ना, ये संयोजी ऊतक है। आपको ना सारे संयोजी ऊतक कंठस्थ होने चाहिए, सारे संयोजी ऊतक आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो अस्थि संयोजी ऊतक है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर ऊतक जो है ये अस्थि ही है। उसके बाद है उपास्थि, उसके बाद है टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन का काम होता है हमारे पेशी को अस्थि से जोड़ना। ठीक, हमारे बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे हम लोग टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट का काम होता है बोन से बोन को कनेक्ट करना। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एडिपोज है। एडिपोज में फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। ठीक है, वसा में ऊतक, वसा को स्टोर करने का काम जो है ये ऊतक करता है। फैट स्टोरेज जो है इसका काम है, फैट स्टोरेज इसका काम है। एरियोलर टिश्यू भी होता है और ब्लड भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक आप बोलेंगे कि रुधिर है। तो ये 7 अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक है और इनके बारे में कुछ बातें जो मैंने यहाँ पर आपको
बताया है, ये सब के सब आपको याद रखने हैं। ठीक, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें से एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, ये नाम यहां पर मेंशन है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं ठीक वक्रता केंद्र पर, ठीक वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही हो जाता है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का ही होता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो बोलेंगे वक्रता केंद्र पर। क्या होगा जब वस्तु को हम फोकस पर डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बड़े आकार का होगा। क्या होगा जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच डालेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच डालेंगे, वैसे केस में प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, छोटा बड़ा बनेगा। अगर हम वक्रता केंद्र से बहुत दूर डालते हैं, अगर हम वक्रता केंद्र से दूर डालते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या अवतल दर्पण में कभी भी सीधा प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल बनता है। जब हम वस्तु को डालेंगे इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, तब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और बड़े साइज का बनेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? यह मैंगनीज डाइऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो बनता है मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है और यहाँ पर जल बनता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो ये तीनों के तीनों उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? यानी माँ बाप से लक्षण जो बच्चों में चले जाते हैं उनसे संबंधित ये नियम है ना, किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर वंशागति के नियम कौन थे देने वाले व्यक्ति? वो थे ग्रेगर मेंडल। यहां पर देखो चार्ल्स डार्विन नाम है, वाटसन और क्रिक है और कार्ल लिनियस है। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? आप बोलेंगे चार्ल्स डार्विन ने दिया। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की? ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने की। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। ठीक, उसके बाद मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, तो जो मुख्य अक्ष होता है इस ध्रुव पर लंबवत होता है, ये सही है। यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। ये मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव पर क्या है कि अभिलंब होता है। यह दर्पण के पृष्ठ के समानांतर होता है, गलत हो जाएगा। दर्पण के किनारे पर स्थित होता है, ये सारे विकल्प गलत है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल हम लोग आयनिक यौगिक के लिए करते हैं। आयनिक यौगिक धातु अधातु से बने होते हैं। कैल्शियम यहाँ पर धातु है, क्लोरीन यहाँ पर अधातु है। और जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था नाइट्रिक एसिड, ये सहसंयोजक यौगिक है, तो इसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं आणविक द्रव्यमान। लेकिन अगर आयनिक यौगिक है तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने का तरीका सेम टू सेम है, जैसा आपने यहाँ पर निकाला वैसा ही आप यहाँ पर निकालेंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कैल्शियम संख्या में एक ही है, प्लस क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। संख्या में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं,
तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 35, 70, 71। ठीक, ये आ गया 111। 111 सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। महिला के अंदर जो है एक उम्र के बाद मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं। मासिक धर्म बंद हो जाते हैं तो जो लास्ट मासिक धर्म होता है या फिर लास्ट पीरियड जो महिला के अंदर होता है उसे कहा जाता है रजो निवृत्ति, और जो पहली बार पीरियड आता है उसे रजो दर्शन कहा जाता है ना, रजो दर्शन कहा जाता है। तो महिलाओं में अंतिम मासिक चक्र को या फिर लास्ट पीरियड को कहा जाता है मिनोपॉज, रजो निवृत्ति। ये आमतौर पर 45 से 55 वर्ष के बीच होती है। और प्रथम मासिक चक्र को रजो दर्शन कहा जाता है, मिनार्की कहा जाता है। ये आमतौर पर 11 से 14 वर्ष के बीच होती है, यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो पहली बार जो पीरियड जो है लड़की होती है तो उसी को रजो दर्शन कहा जाता है। फर्स्ट पीरियड को बोल सकते हो रजो दर्शन और लास्ट पीरियड को बोल सकते हो रजो निवृत्ति। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखें तो ये बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसके बाद द्रव्यमानों का गुणनफल और बट्टे में जो बीच की दूरी है उसके वर्ग से हम लोग भाग लगाते हैं, यही होता है फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। जो दो वस्तु हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल का, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो दो वस्तु हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग का। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी के सारे विकल्प जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला, और जिसमें सोडा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। सोडा कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक, और अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इनके बीच में अभिक्रिया होती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट यानी कि खमीर, जो कि एक कोशिकीय कवक है। देखो कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद है ईस्ट, एक कोशिकीय कवक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में, बियर बनाने में। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में, बियर बनाने में। इसके मदद से जो है फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? शराब और बियर में अल्कोहल होता है, और जब हम केवल अल्कोहल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है एथेनॉल से, हमारा मतलब होता है एथेनॉल से। तो ईस्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट कहाँ से आया? ये पाइरुवेट आता है ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट एसिड में, इसी को पाइरुवेट बोलते हैं, और फिर ये पाइरुवेट जो है एथेनॉल में टूटता है। एथेनॉल में टूटता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया चलती है ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर देखो एथेनॉल बना ना, यही एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। यही एथेनॉल अल्कोहल है। तो ईस्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि अल्कोहल बना करके दे, और अल्कोहल से नशा आता है, हम जानते हैं। जिसमें ज़्यादा अल्कोहल यानी कि जिसमें ज़्यादा एथेनॉल, उस वाले से ज़्यादा नशा आता है। तो हम बोलेंगे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पेशी कोशिका में जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा भागदौड़ कर लेते हैं, वैसे केस में हमारे पेशी कोशिका में क्या होता है कि यही पाइरुवेट टूट जाता है और बनाता है लैक्टिक अम्ल, जिससे हमारी पेशियाँ जो है वो थकने लगती हैं। ठीक, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में यही पाइरुवेट टूट करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये तो सह उत्पाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो मुख्य उत्पाद होता है वो 36 ATP होता है। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन का और अवायवीय श्वसन का। ये एग्जाम्पल ये दोनों उत्पाद बनते हैं हमारे मसल सेल में। हमारे मसल सेल में वो भी कब बनते हैं, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं। वैसे केस में ये मसल सेल के अंदर और ये ईस्ट के अंदर ये दोनों ही जो है अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। और इसी को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं और इस वाले केस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन, ठीक है। जबकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो 36 ATP बनता है, ये उदाहरण है, या फिर बोल दो ये जो प्रक्रिया है ये वायवीय श्वसन है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है। इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। देखो, एक पिंड है जो इस वाले वेग से चल रहा था, फिर उस पर आकर के एक बल लगता है। बल लगता है 4 सेकंड तक, और 4 सेकंड तक जो लगातार बल लगता है उससे उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। पूछ रहा है कि कितना बल लगाया गया था 4 सेकंड तक। तो बल बराबर आप सूत्र जानते हैं, द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। द्रव्यमान आपको पता है 2 किलोग्राम, त्वरण आपको नहीं पता है, लेकिन त्वरण का सूत्र आप जानते हो, वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। अब आप सारे मान को इस पर डाल दो। आपको द्रव्यमान पता है 2 किलोग्राम, आपको अंतिम वेग पता है 12 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग पता है 8 मीटर पर सेकंड, समय आपको पता है 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 गुने में 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 उड़ाएंगे, ये 2 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 सेकंड तक 2 न्यूटन तक 4 सेकंड तक 2 न्यूटन बल जो है लगातार लगता रहा, जिससे इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। जब सोडियम सल्फेट नहीं होगा, बेरियम सल्फेट होगा। जब सोडियम सल्फेट ये सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में अगर हम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाते हैं तो देखो उत्पाद कौन से बनेंगे। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आयनों का आदान प्रदान होगा, तो यहां पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट का यहां पर जो है आपको एक ठोस प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपको मिलेगा। यानी सीन कुछ ये बनेगा, इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी, ये दोनों जलीय विलयन है, इनके बीच में जब अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा, जिसमें बेरियम सल्फेट का उजले रंग का अवशेप प्राप्त होगा या फिर उजले रंग का ठोस प्राप्त होगा। तो हम बोलेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का श्वेत अवशेप, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकेंद्र की कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, गलत चुनना है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये वो सेल होते हैं जब पहली बार सेल धरती पर आए थे, यानी पहली बार एक समय था जब जीवन धरती पर था ही नहीं, फिर पहली बार कोशिका बनती है। तो पहली बार जो कोशिका बनी थी, या फिर बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल है। तो क्या होगा, एक भी ऐसा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है जो झिल्लीबद्ध होती है, जैसे लाइसोसोम में ये एक झिल्ली है और उसके अंदर एंजाइम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो 2 झिल्लियां होती हैं, एक बाहर वाली झिल्ली होती है और एक अंदर वाली झिल्ली होती है, ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक। तो ऐसी कोई भी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है जो झिल्लीबद्ध है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये कहना कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी है, तो ये कहना गलत हो जाएगा और गलत विकल्प ही हमें चुनना था। छोटे आकार के होते हैं, ये सही है। एकल गुणसूत्र होता है, एक क्रोमोसोम होता है, सही है।
इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काभ कहलाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें वास्तविक नाभिक नहीं होता है ना। जो इनका आनुवांशिक पदार्थ है वो ऐसे ही नग्न अवस्था में कोशिका द्रव में पड़े रहते हैं और इस वाले स्थान को केंद्र काभ कहा जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सही है, सारे ऑप्शन सही है। ए जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में गलत है, गलत चुनना था। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये सारी विशेषताएं हैं जो आप याद रख सकते हो, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ये आदिम कोशिका है, यानी धरती पर पहली बार यही कोशिकाएं जो है वो आई थी। इनमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इनके स्थान पर केंद्र काभ पाया जाता है, केंद्र काभ पाया जाता है। कोशिका भित्ति पतली होती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कहने का मतलब झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि गोल्जी काई है ना, उसके बाद न्यूक्लियस है, ये सारे एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा राइबोसोम कोई झिल्ली युक्त संरचना नहीं है। राइबोसोम कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, इसीलिए राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद है, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग जो भी है वो मौजूद नहीं है। एकल गुणसूत्र होता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कुछ आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरित शैवाल जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्या होता है कि इनमें फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो अपने आप में झिल्ली युक्त कोशिकांग है और प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग तो मौजूद है ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस ये कहाँ पर करते हैं, तो जो इनका प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली तो हर कोशिकांग में मौजूद होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसी का इनफोल्डिंग होता है, अंतर्वलन होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसे ही श्वसन मेसोजोम में होता है। जो श्वसन है उसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे मेसोजोम कहा जाता है। यह भी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन ही होता है। उसके बाद राइबोसोम का प्रकार इसमें होता है 70S टाइप का, ठीक। इनमें समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ना तो समसूत्री विभाजन होता है ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, इनमें होता है द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, ठीक, बैक्टीरियल सेल है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा उपभोग होता है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति और समय के ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति और समय के बीच, ये एनर्जी बराबर पावर इनटू में टाइम। अब कहा जा रहा है कि अगर शक्ति 1 वाट हो और समय 1 घंटा हो, कितनी ऊर्जा उपभोग होता है, तो हम बोलेंगे 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है। तो देखो ये आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में ये जो है ये पूरा कन्वर्जन दे रखा है। ठोस का द्रव में बदलना यह संगलन कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगर कोई ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि कपूर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सीधा वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। और ये सारे इंटर कन्वर्जन जो है ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा जा रहा है ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो बड़ा ही आसान है, ये संगलन हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो जाइलम में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे कि वाहिनिकी है, वाहिका। इनका काम होता है संवहन का, जल और खनिज का संवहन जो है इन्हीं दोनों के थ्रू होता है।
यानी जल और खनिज के संवहन के लिए ये दोनों उत्तरदायी है। जाइलम तंतु, इनका काम होता है मजबूती प्रदान करना, है ना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से ऐसे छोड़ते हैं, है ना, जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से ऐसे छोड़ते हैं तो जैसे जैसे वो वस्तु जो है धरती के करीब आती है उसकी जो गति है वो बढ़ती जाती है। और सबसे अधिक गति जो है जमीन से ठीक टकराते समय होती है। जमीन से ठीक टकराते समय या फिर जमीन से टकराने से ठीक पहले जो उसकी गति है, जो उसकी चाल है वो अधिकतम होती है। और जब चाल अधिकतम हो उसी समय गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। उसी समय गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। तो बोलेंगे जब यह धरती से टकराने वाली हो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? इनमें से कौन सा वो तत्व है, सारे के सारे धातु हैं जिनको निकाला जाता है और विधि अपनाया जाता है विद्युत अपघटनी? तो हम बोलेंगे यहां पर सोडियम। सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि कैल्शियम है, ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम है, ये सारे जो होते हैं इनका जो निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटनी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जिंक है, ये लेड है, ये आयरन है, इनको प्राप्त किया जाता है कार्बन के अपचयन द्वारा, है ना। कार्बन द्वारा जो है इनका अपचयन होता है, कार्बन द्वारा इनका अपचयन होता है इनको निकालने के प्रक्रम में। तो कार्बन के द्वारा इन सारे का अपचयन किया जाता है, इन सारे को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए, और इन सारे को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन चुनना है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। तो अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है यानी कि शक्ति भी ऋणात्मक है। शक्ति बराबर 1/f होता है। अगर ये f नेगेटिव है तो ये p भी नेगेटिव ही होगा। सही है ये। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। गलत हो जाएगा ये। देखो शक्ति और फोकस दूरी में उल्टा रिलेशन है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये शक्ति जो है कम मिलने वाली है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सही है। जैसे अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसलिए जो पावर निकल करके आएगा वो धनात्मक आएगा। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, सही है। गलत चुनना था, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा सेट नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे ऐप पर जुड़ सकते हैं। ये रेलवे स्पेशल साइंस जो बैच है ये अभी चल रहा है। तो आप आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस को फोड़ना चाहते हैं, साइंस का धुआं करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो आपके रेलवे एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 8 में। थैंक यू सो मच।